हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था पालमपुर गांव। यहां जिंदगी मौसम की चाल से चलती थी। दिन गर्म और चमेली की खुशबू से महकते थे। रातें ठंडी और शांत होती थीं, सिर्फ झिंझिर की आवाज आती थी। गांव वाले सीधी सादी जिंदगी जीते थे। दिन खेतों में काम करने और जानवरों की देखभाल में बीतते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी फैली हुई शाखाएं दोपहर की धूप से छाया देती थी। यहीं पर गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सुनाते थे। प्यार, बिछड़न और भूत प्रेत की कहानियां। उन्हें क्या पता था, एक नई कहानी शुरू होने वाली है। एक ऐसी कहानी जो उनके विश्वासों को परखेगी और पालमपुर पर एक लंबा साया डालेगी। एक उमस भरी गर्मी की दोपहर गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हल्की सी हवा भी थम गई। चिड़ियों का गाना भी बंद हो गया। बेचैनी ने गांव वालों को घेर लिया। वे बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। उनकी फुसफुसाहट मुश्किल से पत्तों की सरसराहट से ऊपर सुनाई दे रही थी। बूढ़े कमल, जिनकी आंखें समझदारी से धुंधली थीं, चिंता से भरी भौहों के साथ गांव वालों को देख रहे थे। उन्होंने कई बार सातें आते जाते देखी थीं और मुसीबत के संकेतों को पहचानते थे। कुछ गड़बड़ है, वे अपनी लाठी पर टेक लगाते हुए बोले। हवा में राज भरे हैं। उनकी बातों से बढ़ती बेचैनी कम नहीं हुई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। दूर से धूल के गुबार से एक आदमी निकला। एक अजनबी, लंबा और दुबला पतला, जिसका चेहरा चौड़ी टोपी से ढका हुआ था। उसके पास एक बड़ा धूल से भरा कैनवास था, जो सावधानी से टाट में लिपटा हुआ था। वह जैसे ही गांव से गुजरा, उसके पीछे फुसफुसाहट होने लगी। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। गांव वालों ने उसे उत्सुकता और आशंका से देखा। पालमपुर में अजनबी कम ही आते थे और इससे एक रहस्य की हवा निकल रही थी, जिससे उनकी रूह कांप रही थी। वह कौन था और वह अपने साथ कौन से राज छुपा रहा था? अजनबी ने, जिसने अपना नाम श्री गुप्ता बताया, रात के लिए गांव में पनाह मांगी। उसने गांव के मुखिया राजेश को एक अजीब सौदा पेश किया। खाने और रहने के बदले में वह उसे एक अनमोल चीज देगा, एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग। राजेश पहले तो झिझके, लेकिन अजनबी के प्रस्ताव से मोहित हो गए। वह मान गए, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि टाट के नीचे क्या है। जैसे ही पेंटिंग का अनावरण हुआ, गांव वालों के मुंह से एक साथ आह निकली। यह एक खूबसूरत महिला का चित्र था। उसकी आंखें लगभग असली जैसी चमक रही थीं, लेकिन उसकी निगाहों में एक दर्द भरी उदासी थी, एक त्रासदी का संकेत जिससे उनकी रूह कांप उठी। उस रात पालमपुर में एक भयानक तूफान आया, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हवा चीखती हुई चल रही थी, फूस की छतों को उड़ा रही थी और गांव वालों को डरा रही थी। जब सुबह हुई तो गांव तबाही के मंजर से जागा। फसलें बर्बाद हो गईं, घर क्षतिग्रस्त हो गए और पालमपुर पर उदासी का साया छा गया। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। गांव के मुखिया राजेश अपने बिस्तर में मृत पाए गए। उनका चेहरा डर के भाव से जमा हुआ था। उनकी आंखें एक अनकही दहशत से फैली हुई थी। खूबसूरत महिला की पेंटिंग उनके बिस्तर के ऊपर लटकी हुई थी। उसकी रहस्यमयी मुस्कान अब दुख से ज्यादा भयावह लग रही थी। भाग 6। एक बेबस गुहार। डर ने गांव को अपने चंगुल में जकड़ लिया। गांव वाले दुख और डर से भरे दिलों से प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उनकी फुसफुसाहट बढ़ती चिंता को दर्शा रही थी। वे पेंटिंग को शक और डर से देख रहे थे। बूढ़े कमल, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ, उनके डर को ध्यान से सुन रहे थे। वह जानते थे कि उनका डरना सही था। पेंटिंग कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। यह अंधेरे का एक बर्तन था, दुर्भाग्य का संकेत। हमें इस शापित चीज से छुटकारा पाना होगा। भीड़ में से एक आवाज आई। यह हमारे दुख का कारण है। लेकिन वे इतनी शक्तिशाली चीज का, इतनी स्पष्ट रूप से एक बुरी शक्ति से युक्त चीज का कैसे निपटारा कर सकते थे? भाग 7।
साधु की बुद्धिमानी। जवाब के लिए बेताब गांव वालों का एक छोटा समूह एक प्रसिद्ध साधु का मार्गदर्शन लेने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, जो पहाड़ों में ऊपर एक साधु के रूप में रहता था। वे अपने साथ शापित पेंटिंग ले गए, जिसकी मौजूदगी उनके दिलों पर भारी थी। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। अंत में वे साधु की दूरस्थ गुफा में पहुंचे। उनकी आंखें एक अलौकिक ज्ञान से चमक रही थीं। साधु ने ध्यान से सुना। जब उन्होंने अपने दुहक की कहानी सुनाई, उसकी निगाहें पेंटिंग पर टिकी हुई थीं। जब वे खत्म कर चुके थे, तो उन्होंने कहा, उनकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी, जो पहाड़ों के ज्ञान को प्रतिध्वनित करती प्रतीत हो रही थी। यह पेंटिंग, उन्होंने कहा, एक परेशान आत्मा की खिड़की है। भाग 8 सच का खुलासा। साधु ने पेंटिंग में महिला की दुखद कहानी का खुलासा किया। वह रानी पद्मावती थी, एक लंबे समय से भुला दिए गए राज्य की प्यारी रानी। बेवफाई का झूठा आरोप लगाकर उसे उसके ही पति राजा द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से मार डाला गया था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, पेंटिंग के अंदर फंस गई। उसकी सुंदरता हमेशा के लिए समय में जम गई। उसका दुख एक स्पष्ट उपस्थिति। पेंटिंग शापित नहीं है, साधु ने बताया। यह केवल रानी की पीड़ा का प्रतिबिंब है। दुर्भाग्य के चक्र को तोड़ने के लिए आपको अतीत के गलत कामों को सुधारना होगा। आपको रानी पद्मावती का नाम साफ करना होगा और उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। भाग 9 आखिरी रंग। साधु के ज्ञान से लैस होकर गांव वाले पालमपुर लौट आए। उन्होंने गांव की सबसे बुजुर्ग निवासी को खोजा, एक महिला जिसकी दादी ने रानी पद्मावती के राज्य के महल में सेवा की थी। उनकी मदद से उन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड का खुलासा किया, जिससे रानी की बेगुनाही साबित हुई। सदियों से छिपा सच आखिरकार सामने आ गया। बूढ़े कमल के नेतृत्व में गांव वालों ने रानी पद्मावती की याद में एक भव्य समारोह आयोजित किया और स्वर्ग में उसकी बेगुनाही की घोषणा की। जैसे ही आखिरी प्रार्थनाएं की गईं, पेंटिंग में महिला के चेहरे पर शांति का भाव छा गया। उसकी आंखें, जो कभी दुख से भरी थीं, अब शांति की चमक से भर गईं। तूफान थम गए, फसलें अच्छी हुईं और पालमपुर गांव फिर से समृद्ध हो गया। पेंटिंग अब डर का स्रोत नहीं रही, गांव के मंदिर में सम्मान के स्थान पर रखी गई। रानी के दुखद भाग्य और सच्चाई और न्याय की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। गांव वालों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। कभी-कभी सबसे खूबसूरत चेहरे सबसे दुखद कहानियों को छुपा सकते हैं और मोचन का रास्ता सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिल सकता है।